हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में कल जिस टॉपिक पर हम लोग अध्ययन कर रहे थे वह यह था कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दिया। तो मैंने आपको कहा था कि तिलक को 1908 में 6 वर्ष का सजा हुआ था, ये मैंने बताया था। और 6 साल के जब जेल गए तो 16 जून 1914 को जो है तिलक पुनः जो है भारतीय राजनीति में आए और महात्मा गांधी भी जो है 9 जनवरी 1915 को भारतीय राजनीति में पदार्पण कर गए। और इन दोनों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का धन से भी सहायता करने का भारतीयों से अपील किया और सैनिक सेवा के रूप में भी अपील किया। कांग्रेस ने भी प्रथम विश्व युद्ध में, जबकि अंग्रेजों ने बिना पूछे भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था, फिर भी कांग्रेस ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने का निश्चय किया। यह सब कल चर्चा हो चुका था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता, जो उदारवादी नेता थे, वो यह चाहते थे कि हम जो है अंग्रेज सरकार की रक्षा अपने खून की अंतिम बूंद तक करेंगे। ये सब स्टेटमेंट मैंने कल चर्चा कर दिया था। कांग्रेस यह सोचता था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज हमको स्वशासन का अधिकार दे देंगे और इसी लालच में जो है यह अंग्रेजों का मदद कर रहे थे कांग्रेस। और इधर मुस्लिम लीग भी जो है पर भी जो है युवा जो सदस्य थे उसके उस पर राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ रहा था। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेता हुए, जो अल हिलाल अल बिलाल जैसे अपने समाचार पत्र से मुसलमानों में राष्ट्रवादी भावना भर रहे थे, खासकर युवा में। तो इस समय जो है मुस्लिम लीग में भी थोड़ा सा, तो 1913 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ लखनऊ में और इसके थे मोहम्मद शफी, इसकी अध्यक्षता किए थे। और 1913 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता नवाब सैयद मोहम्मद किए थे। इस दोनों अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी स्वशासन की अपनी मांग को रखा और कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने भी यह कहा कि स्वशासन जो है मुस्लिम लीग और हम दोनों मिलकर साथ साथ चलेंगे। एक तरह से यहां से देखिएगा तो संबंध दोनों का, मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का संबंध अब दिन प्रतिदिन कुछ कुछ अच्छा होता जा रहा है। यहां तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 1913 में ही जो है मुस्लिम लीग में एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति शामिल हुए और उस इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वह उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1876 को। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कराची में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने वकालत की पढ़ाई की और फिर बंबई चले आए। बंबई में ये वकालत करने लगे। 1896 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए और कहा जाता है कि दादा भाई नौरोजी के ये निजी सचिव भी थे। गोखले के भी काफी एक करीब थे। गोपाल कृष्ण गोखले के जो है मोहम्मद अली जिन्ना काफी नजदीक थे। दादा भाई नौरोजी के तो निजी सचिव भी थे ये। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है कि राजनीति का प्रथम पाठ अगर मैंने किसी से सीखा है तो वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी से सीखा है। तो कहने का अर्थ है कि ये कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में से एक थे, क्योंकि दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव थे। गोखले के ये जो भी साथ जुड़े थे, एस.एन. बनर्जी को ये अपना गुरु तक मानते हैं, क्योंकि कहना है कि मोहम्मद अली जिन्ना का कि मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरणों में सीखा। 1910 में ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना केंद्रीय लेजिस्लेटिव के मेंबर चुने जाते हैं। केंद्रीय लेजिस्लेटिव के मेंबर चुने जाते हैं और 1913 में ये चले जाते हैं कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में।
कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग में चले जाते हैं। और इस समय मुस्लिम लीग पर राष्ट्रवाद का बड़ा जबरदस्त दबाव था। आए थे तो मुस्लिम लीग में वो कांग्रेस से ही आए थे। तो इस समय तिलक भी जो है 16 जून 1914 को तिलक भी जो है भारतीय राजनीति में चले आते हैं। तिलक और जिन्ना के बीच में केमिस्ट्री के कारण, मतलब तिलक और जिन्ना में संबंध अच्छा था, तो यह निर्धारित हुआ कि 1916 का जो अधिवेशन होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वह लखनऊ में होगा और मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन लखनऊ में होगा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार, और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन मुस्लिम लीग का हुआ उसका अध्यक्षता किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। और ये जानबूझकर किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक दोनों जानबूझकर यह किए। कारण यह था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को नजदीक लाना। मुस्लिम लीग भी जो था वो कांग्रेस से काफी नाखुश था। उसकी कांग्रेस से निकटता बढ़ाने का उद्देश्य यह था मुस्लिम लीग का, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज जो है तुर्की का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहते थे, तो जो भारतीय मुसलमान के लिए थोड़ा सा गैर वाजिब था। इसी कारण मुस्लिम लीग भी जो है वो कांग्रेस के नजदीक आ गया। और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दोनों, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ साथ लाने में इसका है। तो मोहम्मद अली जिन्ना का भी रोल है और तिलक का रोल है। यहीं पर तिलक और इनके समर्थन से, मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थन से एक संयुक्त समिति बनाया गया और लखनऊ समझौता भी इसको कहा जाता है। 19 पॉइंट थे समझौता के, शर्त जो थे 19 थे, और इसको और कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है। कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है या लखनऊ समझौता कहा जाता है। उसमें 19 पॉइंट पर समझौता हुआ था और कांग्रेस ने 1909 का जो एक्ट है, जो पृथक निर्वाचन मुसलमानों को दिया था लॉर्ड मार्ले मिंटो ने, उसको मान लिया। यह कांग्रेस की पहली भूल थी। 1916 से 1922 तक अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संबंध बहुत ही अच्छे थे। और लेकिन मुस्लिम लीग ने, अगर कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पृथक निर्वाचन को मान लिया, तो मुस्लिम लीग को भी चाहिए था जब पृथक निर्वाचन वो मान ही रहा है कांग्रेस, तो अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता था। लेकिन मुस्लिम लीग ने अपना पृथक अस्तित्व नहीं समाप्त किया और न ही मुस्लिम के पृथक राजनीतिक अधिकार के बारे में मांग करना कोई बंद किया। तो कहने का अर्थ कि यह एक प्रकार से कांग्रेस को यह समझना चाहिए था कि मुस्लिम लीग अपना मुस्लिम आधार को नहीं खोना चाह रही है, तो ये समझौता करना कांग्रेस के लिए गलती था। मदन मोहन मालवीय ने इसका अपोज भी किया था। इस जो लखनऊ समझौता था, जिसको कांग्रेस लीग समझौता कहा जाता है, उसका मदन मोहन मालवीय ने इस समझौता का विरोध किया था और यह कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी 1909 के एक्ट को मानना। 1916 से लेकर 1922 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संबंध बहुत ही अच्छे संबंध थे। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन के बाद 1922 तक में असहयोग आंदोलन समाप्त हो रहा था, तो फिर संबंध जो है असहयोग आंदोलन की समाप्ति के साथ ही जो है मुस्लिम लीग ने अपना रास्ता बदल लिया और कांग्रेस ने भी अपना रास्ता बदल लिया। मुस्लिम लीग के बारे में हम बहुत सारा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है, जब 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस का दामन छोड़ के मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और 1948 तक जो है ये मुस्लिम लीग में रहे। 11 सितंबर 1948 तक इनको कायदे आजम महात्मा गांधी ने कहा था और इनको बाबा एक कौम भी कहा जाता है। कायदे आजम का अर्थ हुआ, महात्मा गांधी इनको महान नेता कह के पुकारते थे, और बाबा एक कौम अर्थात पाकिस्तान के निर्माता, पाकिस्तान के जनक, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को ही कहा जाता है बाबा एक कौम। ये पाकिस्तान के पहला गवर्नर जनरल थे और 11 सितंबर 1948 उनको कैंसर था, कराची में इनकी मृत्यु हो गई। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे ये। और फिर
ज़्यादा दिन तक यह 14 अगस्त को पाकिस्तान बना ही और 11 सितंबर को इनकी मृत्यु हो गई। तो समझिए कि 1 साल और 1 साल 27 जो है, मतलब ये जीवित रहे। 1 साल 27 दिन के बाद ये इस दुनिया से चले गए पाकिस्तान के निर्माण के बाद। अगर वह लेकिन इस बार हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, टाइम पास हो जाएगा। तो यही है इनके बारे में कहानी, और चीज़ें बाकी जैसे जैसे आगे चलेगा वह हम बताएंगे आपको। थोड़ा बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। इनका जन्म हुआ था बाल गंगाधर तिलक का महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, जहाँ के गोपाल कृष्ण गोखले थे वहीं के ये भी हैं। लेकिन दोनों की प्रवृत्ति में उतना ही अंतर है जितना अग्नि और शीतलता बर्फ में है। तो यह हो गया आपको मोहम्मद अली जिन्ना और थोड़ा सा तिलक के बारे में जानकारी। 1916 में यह तो कांग्रेस और लीग के बीच संबंध मधुर हुए ही, लेकिन दूसरा काम यह भी हुआ कि 1907 में सूरत अधिवेशन में, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन से उदारवादियों ने जो है गरम दल को बाहर कर दिया था। लेकिन 9 साल के बाद फिर से जो है गरम दल जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। पहली बात। दूसरी बात, और ये कांग्रेस के जो दोनों धड़े थे, नरम दल और गरम दल, इनको नजदीक लाने में किन्हीं का हाथ था? तो तिलक का योगदान था और एनी बेसेंट का योगदान था। तिलक और एनी बेसेंट का योगदान था। तीसरा काम यह हुआ कि बिहार चंपारण के किसान की समस्याओं को लेकर बिहार के एक किसान लीडर थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल, और वो राजकुमार शुक्ल आए थे लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, और वहां उनकी महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी, और महात्मा गांधी को उन्होंने चंपारण के नीले किसान की दुखद कहानी बताया। और फिर आगे महात्मा गांधी जब हम पढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे। तो ये जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है वह 3 कारणों से इंपॉर्टेंट है। एक, मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आए, एक मंच पर आए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि मुस्लिम एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से उदारवादी और गरम दल एक मंच पर आए और गांधी जी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई। तो यही है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। लेकिन अंग्रेजों का रवैया कुछ ठीक नहीं था। अंग्रेजों का रवैया कुछ ठीक नहीं था। अंग्रेजों का रवैया जो या तो मुस्लिम लीग के प्रति ठीक था और न ही कांग्रेस के प्रति ठीक था। ये एक एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट एक समाचार पत्र है उनका, कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट का समाचार पत्र है कॉमनवेल्थ। उसमें उन्होंने 2 जनवरी 1914 को एक लेख लिखा। एनी बेसेंट ने 2 जनवरी 1914 को एक लेख लिखा और उसमें यह बात कहा उस लेख में कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को पाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन के उद्देश्य को पाने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक और आर्थिक सुधार पर जो है वो मुख्य बल दिया जाए। ये एनी बेसेंट ने जो है कहा। फिर से समझिएगा, एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र कॉमनवेल्थ में 2 जनवरी 1914 को एक लेख लिखा और कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को पाने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय शिक्षा जो है अंग्रेज सरकार विकास करे और ऐसी सामाजिक और आर्थिक नीतियों का निर्माण करे ताकि उससे भारतीयों का कल्याण हो सके। कहीं ना कहीं वह जो है स्वशासन से प्रभावित थी। स्वशासन का इंग्लिश में इसको होम रूल कहते हैं। ये होम रूल जो है एक आयरिश शब्द है, आयरलैंड की शब्द है,
और वहां पर यह डिमांड चला था कि इसको चलाए थे आयरलैंड में रेडमांड ने। कौन चलाया था? होम रूल आंदोलन को रेडमांड ने चलाया था। और इसमें यही था कि इस होम रूल आंदोलन का जो उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो है औपनिवेशिक स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है और कनाडा को ब्रिटिश सरकार ने दिया है। यह है, और इसी को लेके होम रूल आंदोलन भारत में शुरू हुआ। होम रूल आंदोलन शुरू किए थे तो वह एनी बेसेंट ने ही शुरू किया था। होम रूल आंदोलन को शुरुआत करने का उत्तरदायी किसी को जाता है, या होम रूल आंदोलन शुरू करने का किसी को क्रेडिट जाता है भारत में, तो वह एनी बेसेंट के ही जाता है। होम रूल आंदोलन गांधी बाल गंगाधर तिलक जो है इस समय काफी स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है करके नारा दे रहे थे। और 1916 में भी जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें भी उन्होंने स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है का बढ़ चढ़ कर नारा दिया था। देखिए, होम रूल आंदोलन का अर्थ यही है कि एनी बेसेंट हो या तिलक हो, इन्होंने दोनों मिलकर होम रूल आंदोलन चलाया था। लेकिन सबसे पहले होम रूल आंदोलन शुरू करने का उत्तरदायी थे तो एनी बेसेंट ही थी। इसको याद रखिएगा। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि होम रूल आंदोलन शुरू करने का उत्तरदायी कौन थी, तो आपका जवाब एनी बेसेंट ही होगा। ठीक, तो दोनों का जो लक्ष्य था, चाहे तिलक का हो या एनी बेसेंट का हो, उनका यही था कि भारत में एक उत्तरदायी शासन का स्थापना किया जाए, चाहे वह स्थानीय हो या प्रांतीय हो या केंद्रीय प्रशासन हो। उसमें जो है भारतीयों को शासन और प्रशासन में अधिकाधिक जो है वो भाग लेने का मौका मिले। यही है आपका उत्तरदायी शासन की स्थापना, जो निर्वाचित जन प्रतिनिधि मंडल है, चाहे वह स्थानीय स्तर पर हो या प्रांतीय स्तर पर हो या केंद्रीय स्तर पर हो, उसमें भारतीयों को अधिकाधिक चाहे भारतीय रिस्पॉन्सिबल बनाना भारतीयों के प्रति। इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं। तिलक और एनी बेसेंट दोनों होम रूल आंदोलन से शुरू थे। तिलक का जो होम रूल आंदोलन था वो शुरू किए थे 28 अप्रैल 1916। तिलक ने होम रूल आंदोलन कब शुरू किया था? 28 अप्रैल 1916 को। और 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने शुरू किया था। एनी बेसेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं पहले ही। एनी बेसेंट का जन्म 1874 में हुआ था, 1933 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये फेबियन आंदोलन की समर्थक थी। फेबियन आंदोलन की समर्थक थी। 1889 में ये थियोसोफिकल सोसाइटी की मेंबर बनी और 1889 में और 1914 में ये कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में शामिल हुई और 1917 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा बनने वाली थी एनी बेसेंट। तो ये एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा आपको मैंने कर दिया। अब फिर मैं आता हूं कि एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को जो है होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने शुरू किया था। तिलक जो है मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र से जो है होम रूल आंदोलन का प्रचार कर रहे थे बढ़ चढ़कर। लेकिन वहीं एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र से जो है अपने होम रूल आंदोलन का शुरुआत कर रही थी। अगर इनका जो देखें तो पूना था, मुख्य केंद्र पूना था और बेलगांव था। तिलक के जो होम रूल आंदोलन था वो जो था वो पूना में सेंट्रल था और या बेलगांव में इसका मुख्य केंद्र था। वहीं एनी बेसेंट का जो था वो मद्रास में इसका मुख्य केंद्र था। मद्रास के अडियार में था मुख्य केंद्र। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये कर्नाटक में था इसकी शाखा, महाराष्ट्र में था बंबई को छोड़कर, और महाराष्ट्र में था बंबई को छोड़कर, कर्नाटक में था, मध्य प्रांत में था और बराड़ में था। तिलक की जो होम रूल आंदोलन की जो शाखा थी वो कर्नाटक में था, महाराष्ट्र में था बंबई को छोड़कर,
मध्य प्रांत में था, बरार में था, और होम रूल आंदोलन का मुख्य केंद्र पूना में था और बेलगांव में था। लेकिन जो एनी बेसेंट का था, जो तिलक का जो केंद्र है, सेंटर छोड़ के सारा भारत में था, सारा भारत में था। तो सारा भारत में जब एनी बेसेंट का पूरा मतलब होम रूल आंदोलन का विस्तार था, तो इसके कारण इनका संगठन बड़ा कमजोर था। होम रूल मतलब एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था, वो संगठन बहुत कमजोर था। कोई भी 3 व्यक्ति मिलकर होम रूल लीग का गठन कर सकते हैं। यह इसमें बहुत बड़ा मतलब इसका मिस पॉइंट यही है। तो संगठन इनका बहुत कमजोर था, लेकिन इनका जो संगठन था वो बहुत मजबूत था। बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल आंदोलन का संगठन था, वो जो था वह बहुत ही मजबूत था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होम रूल आंदोलन काफी पॉपुलर हुआ। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कौन सा आंदोलन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी पॉपुलर हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होम रूल आंदोलन काफी पॉपुलर हुआ। होम रूल आंदोलन, तिलक का होम रूल आंदोलन, एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन अलग अलग था, दोनों एक नहीं था। कारण यह था कि एनी बेसेंट से जब पूछा गया कि जब आप लोग होम रूल आंदोलन ही शुरू किए हैं और उद्देश्य दोनों का एक ही है, स्वशासन प्राप्त करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, स्थानीय शासन में, प्रांतीय शासन में, या क्या कहते हैं केंद्रीय प्रशासन में, शासन और प्रशासन में, तो आप लोग अलग अलग क्यों हैं? तो इस पर एनी बेसेंट का जवाब था कि देखिए, मेरे प्रशंसक और मेरे जो अनुयायी हैं और तिलक के जो प्रशंसक हैं, अनुयायी हैं, उनमें काफी मतभेद है, लेकिन मुझमें और तिलक में कोई मतभेद नहीं है। इसलिए मैं, एनी बेसेंट का जो है होम रूल आंदोलन अलग है और तिलक का होम रूल आंदोलन अलग है, लेकिन हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है, उद्देश्य हम दोनों का एक ही है। अगर तिलक का जो होम रूल आंदोलन था, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा। और प्रथम सचिव कौन थे? एनसी केलकर। इसी समय दिसंबर 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था। तो तिलक के अनुयायी जो हैं, मतलब होम रूल आंदोलन के जितने भी सदस्य थे, सब जो है ट्रेन में बैठ बैठ कर जो है लखनऊ पहुंचना शुरू कर दिया। उस ट्रेन का नाम था होम रूल ट्रेन, होम रूल स्पेशल, और या कांग्रेस स्पेशल ट्रेन। लोग भर भर के जो है लखनऊ पहुंचने लगे तिलक के कहने पर। और इधर जो है एनी बेसेंट के जो होम रूल आंदोलन है, उसके जो सचिव है, उनका नाम है जॉर्ज अरुंडेल। उनका नाम क्या है? जॉर्ज अरुंडेल। तो जॉर्ज अरुंडेल जो है वो भी कहे अपने समर्थकों से कि आप लोग भी जो है लखनऊ पहुंचिए, लेकिन तिलक के समर्थक ज्यादा वहां पहुंचे। तिलक का जो होम रूल के सदस्य थे, उसकी सक्रियता बहुत ज्यादा मजबूत थी, बहुत सक्रिय थे। कहां कहां सक्रिय थे? तो देखा जाए तो गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ इलाका में, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाका में, और बंबई में ये लोग काफी जो है मजबूत थे। बंबई यहां पर नहीं लिखे, महाराष्ट्र में। तो गुजरात में तिलक के जो होम रूल सदस्य थे ग्रामीण क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो है तिलक के जो होम रूल लीग के सदस्य थे, वो काफी पोजीशन में थे, मतलब काफी सक्रिय थे, एक्टिव थे। एक बात और याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था। तो क्या कारण है मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन एनी बेसेंट ने भी कहा कि गोपाल कृष्ण गोखले का जो सर्वेंट ऑफ इंडिया के सोसाइटी के सदस्य हैं, वो होम रूल लीग आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। और यह बात तिलक ने भी कहा कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो होम रूल लीग के सदस्य हैं, वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हैं, वो होम रूल लीग के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यह दोनों ने क्लियर कर दिया था। यह सब जो है होम रूल आंदोलन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स है।
जब होम रूल आंदोलन काफी तेजी से फैल रहा था तो तिलक को गिरफ्तार कर दिया गया। तिलक को गिरफ्तार कर दिया गया। तिलक को जब गिरफ्तार किया गया तो वो चले गए लंदन। सॉरी नहीं, तिलक को जब गिरफ्तार किया गया तो उनका मुकदमा लड़े थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इनका मुकदमा कौन लड़े थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इसी समय जो लंदन में एक टाइम्स अखबार के संपादक थे, लंदन में टाइम्स अखबार के संपादक थे वैलेंटाइन सिडोल, उनका नाम था। और उन्होंने क्या किया कि ये इंडियन अनरेस्ट के पुस्तक के लेखक थे। वैलेंटाइन सिडोल जो लंदन में टाइम्स अखबार के संपादक थे, जो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक थे, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को जो है कह दिया कि आप जो है भारतीय अशांति के जनक हैं। तो इसी का मुकदमा लड़ने के लिए यह जो है लंदन, इंग्लैंड चले गए। और इस कारण से तिलक का होम रूल आंदोलन जो है कमजोर पड़ गया। लेकिन इसी समय क्या हुआ कि आपको जून 1917 में एनी बेसेंट, बीपी वाडिया मजदूर नेता थे। बीपी वाडिया मजदूर नेता थे और जॉर्ज ऑरेंडेल को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। जॉर्ज ऑरेंडेल को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तो इसी समय एक एम सुब्रमण्यम थे, एम सुब्रमण्यम ने अपना नाइट का उपाधि जो ब्रिटिश सरकार ने दिया था उसको छोड़ दिया। तो आप इसे समझ सकते हैं कि एनी बेसेंट, बीपी वाडिया, जॉर्ज ऑरेंडेल, एम सुब्रमण्यम और सीपी रामास्वामी अय्यर, ये सब जो थे एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्य भी थे। सीपी रामास्वामी अय्यर। उसी समय 20 अगस्त 1917 की बात है। 20 अगस्त 1917 को बात है। भारत सचिव थे मॉन्टेगू। मॉन्टेगू ने कहा कि भारत में जो है भारतीयों को उत्तरदायी शासन की स्थापना में मदद किया जाएगा। भारत में जनतांत्रिक संस्थाओं में उत्तरदायी संस्थाओं की स्थापना में मदद किया जाएगा। तो जैसे ही भारत सचिव ने, मॉन्टेगू ने यह घोषणा किया 20 अगस्त 1917 को कि होम रूल भारतीयों को उत्तरदायी शासन में मदद प्रदान किया जाएगा, तो इससे जो है एनी बेसेंट रातों रात जो है वो ब्रिटिश भक्त बन गई। और एनी बेसेंट जब रातों रात ब्रिटिश भक्त बन गई तो 20 अगस्त 1917 के बाद यह जो एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन था वो स्वयं समाप्त हो गया, क्योंकि उनका जो डिमांड था एनी बेसेंट का, वह एनी बेसेंट का पूरा हो गया। लेकिन इधर जो तिलक थे वह जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको इनका वकालत में लड़ा और फिर ये वैलेंटाइन सिडोल से लड़ने के लिए लंदन चले गए। तो तिलक का होम रूल आंदोलन इस कारण से कमजोर हो गया। बीस अगस्त 1917 को जो मॉन्टेगू ने यह घोषणा किया कि भारतीयों को उत्तरदायी शासन में स्थान प्रदान किया जाएगा, तो कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने इसे भारतीयों के लिए मैग्ना कार्टा कहा। इसे भारतीयों के लिए क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट बात कि गांधी जी को अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष बना दिया गया 1920 में। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष बना दिया। तो इन्होंने क्या किया कि अखिल भारतीय होम रूल लीग का अध्यक्ष बनते ही होम रूल लीग का नाम बदल के स्वराज सभा कर दिया। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अप्रैल 1920 में महात्मा गांधी जी को अखिल भारतीय होम रूल लीग का जो है अध्यक्ष बना दिया गया। तो गांधी जी ने होम रूल लीग का नाम बदल के स्वराज सभा कर दिया। तो यही है आपका होम रूल आंदोलन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। और
इसी के साथ ये वीडियो अब मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपका होम रूल आंदोलन अब समाप्त हो गया। एक बात याद रखिएगा कि अखिल भारतीय तिलक का जो होम रूल आंदोलन था वो एक समिति प्रकार का था, कुछ क्षेत्र में सीमित था, लेकिन एनी का जो होम रूल आंदोलन था वो पूरे भारत में था, अखिल भारतीय स्तर पर था, पहला बात। और जैसे कि मैंने पढ़ा है अप्रैल 1916 में शुरू किए थे तिलक ने, लेकिन परीक्षा में पूछा जाए कि होम रूल लीग को भारत में शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो वह उत्तरदायी किसको जाता है, तो सबसे पहले एनी बेसेंट का ही नाम आएगा, क्योंकि 2 जनवरी 1914 को ही अपने कॉमन मिल में वह इस प्रकार का आशय का संकेत दे चुकी थी। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर मिलूँ। धन्यवाद।